बच्चा लोग जब भी हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक काफी कुछ उसमें समझना है, ठीक है। बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन फैला हुआ है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कुछ आपको याद करना पड़ता है। तो याद तो करना पड़ेगा, बट अगर चीजों को आप समझोगे तो क्या होगा, आपके लिए याद करना क्या होगा, चीजों को आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडामेंटल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में इसको स्टार्ट किए थे, तो वहीं से मैं बस थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो हम जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, मतलब छोड़ दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेटर मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में जब भी बात करते हैं, फंडामेंटली क्या होता है केमिस्ट्री में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है। तो अगर बात करते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप क्या हमेशा अप्लाई करोगे, तो यार जो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, ठीक है। तो चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो या चाहे आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो ध्यान देना केमिस्ट्री आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ही होता है। फिजिकल केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली अब केमिस्ट्री का मतलब होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, टूल है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री को हम पढ़ के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो एक्चुअल केमिस्ट्री आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपली अगर बात करते हो, जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स टूल होता है फिजिक्स को समझने के लिए। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक होगा तो आप कभी फिजिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेज होता है, जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि आपसे मैं अपने आइडिया को कन्वे कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है ये मेरे टूल है, ये मेरे एक टूल है ताकि आपसे मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, ठीक है। तो सिमिलरली क्या है कि अगर बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री एक टूल है जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में हमको काफी हेल्प करता है। एक्चुअल केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक्चुअल केमिस्ट्री होता है, ठीक। अब ध्यान दोगे, अगर बात करते हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो सिंपल सा याद रखना कि हमेशा क्या करते हैं, हम बात करते हैं चार्ज का, इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन होगा सबका कुछ चार्ज होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, चार्ज इन्वॉल्व होता है। जब चार्ज इन्वॉल्व होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जब चार्ज इन्वॉल्व होगा तो कुछ ना कुछ आपका फोर्स इन्वॉल्व होगा। तो अगर हम क्या बात करें चलो कि चार्ज में आपको पता है कि अगर आपके पास लाइक चार्ज होगा तो लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, लाइक चार्ज रिपेल। और चार्ज चार्ज अगर अनलाइक होगा तो अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके हम लोग क्या लास्ट क्लास में सीखे थे, लास्ट क्लास में सीखे थे कि अगर ध्यान देना, अगर मान लेते कि अगर एक दो चार्ज हम लेते हैं, तो मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और एक आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक क्यू1 चार्ज रखा हुआ है। क्यू1 का साइन क्या छोड़ देता है, क्यू1 का साइन पे क्या छोड़ देता है, ठीक है। क्यू1 का साइन पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक है। अब ध्यान देना, तो इस प्लस क्यू और क्यू1 में एक फोर्स ऑपरेट करेगा। एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसे बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको हम चार्ज क्यू1 का साइन आपको नहीं बताया। जो फोर्स का जो वैल्यू होगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, चलो ये होता है के क्यू क्यू1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर क्यू और क्यू1 लाइक होगा तो लाइक चार्ज रहेगा तो क्या हो, रिपल करेगा। लाइक चार्ज लाइक होगा तो रिपल्सन होगा, और अनलाइक होता तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अनलाइक होता तो क्या होता है चलो, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे एक्सटेंड किया थे, क्या बच्चा तो क्या बताए थे कि अगर मान लेते हैं कि एक केस 1 था, केस 1 समझ में आ गया, तो दो पॉइंट चार्ज के बीच का इंटरेक्शन, दो पॉइंट चार्ज के बीच का इंटरेक्शन, ठीक। अगर मान लेते हैं कि अगर एक हॉलो स्फीयर मान लेते हैं, एक हॉलो स्फीयर मानते हैं, और मान लेते हैं कि जो जो क्यू चार्ज है वो पूरे सिस्टम में फैला हुआ है, जो क्यू चार्ज है पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो अगर बात है यहाँ क्यू चार्ज है तो पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका सेंटर से अगर आर डिस्टेंस पे अगर क्यू1 रखा हुआ रहेगा, क्यू1 रखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा। और इस केस को हम केस 1 बोल रहे हैं, इस केस को हम केस 1 बोलते हैं, ये मेरे लिए केस 1 है, ठीक है। केस 1 है, मतलब केस 2 का फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं, बेटर रहेगा अगर हम बोल देते हैं कि सेकेंड केस का ये फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट है। इसमें जो फोर्स का वैल्यू होता है, इस फोर्स का वैल्यू सेम आप लिख सकते हो, सेम तरीके से क्या करोगे, जो क्यू चार्ज जो स्फीयर पे फैला हुआ हर जगह, उसको सेंटर पे प्लेस कर दो, उसको सेंटर पे प्लेस कर दो। मतलब अगर कोई चार्ज बाहर होगा
तो बाहर से इंटरेक्शन करने के लिए आप जो चार्ज जो है सरफेस पे उसे सेंटर पे पहुंचा सकते हो। यानी अगर ऐसा केस आता है तो आप आउटसाइड चार्ज को सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हो, सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हो। तो जब उसे सेंटर पर रखा हुआ मानोगे तो आपका जो आंसर फिर से क्या आएगा, तो आपका आंसर फिर से सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों लोग, आ जाएगा के Q1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर आउटसाइड चार्ज, ठीक है, यू कैन एज्यूम Q placed at center, यानी Q को आप सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हो। कब, बाहर वाले चार्ज के लिए, ठीक है। इसी सेकंड केस का बी पार्ट समझते हैं। तो सेकंड का केस का बी पार्ट क्या होगा, तो भी ध्यान से सुनना बच्चों लोग। तो सेकंड केस का बी पार्ट क्या है बच्चों लोग, सेकंड केस का बी पार्ट, फिर से आपके पास चार्ज Q था, तो आपके पास चार्ज Q है आपके पास, अगर मान लेते हैं कि कोई चार्ज इसके अंदर रखा हुआ तो क्या होगा। मान लेते हैं एक चार्ज आपका Q1 है जो अंदर प्लेस किया हुआ है। Q1 चार्ज कहीं पे अंदर रखा हुआ है, कहीं भी लोकेशन कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अंदर रखा हुआ है। इस केस में जो फोर्स का वैल्यू आता है 0 होता है। फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक हॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज होता है वो अपने अंदर जो चार्ज रखा हुआ है ना, जो उसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स क्या लाएगा, उस पर नेट फोर्स 0 लाएगा। यानी ये Q1 का प्लेसमेंट कहीं भी कर दो, Q1 यहाँ रख दो, आप Q1 को यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप Q2 रख दो, Q1 को यहाँ रख दो, ठीक है, Q1 को सेंटर पर रख दो। अगर हॉलोस्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो Q है उसके अंदर कोई चार्ज कहीं भी रख दे, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी हम दो कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं कि अगर कोई चार्ज बाहर होगा तो बाहर वाले चार्ज के लिए आप चार्ज को सेंटर पर रख सकते हो और अपना वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यानी आउटसाइड चार्ज के लिए आप सिस्टम को सेंटर पर रखा मान सकते हो, ठीक। और अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई चार्ज उसके इनसाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसका नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, उसका नेट फोर्स 0 होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड क्या करते हैं चलो, तो ध्यान देना। आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या बच्चे, देखो यहाँ पे मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है, इसके बाहर में चार्ज नेगेटिव है, बाहर में चार्ज नेगेटिव का लेयर बना हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड जो है, उस नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है उसको बोले कि क्यू चार्ज है। और सेंटर पे, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख देते हैं, क्या रख देते हैं, सेंटर पे चार्ज रहते हैं क्यू रहते हैं, सेंटर पे चार्ज क्यू रहते हैं, लेकिन क्या है, प्लस क्यू है। तो बाहर में आपके सरफेस पे स्फीयर पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, और सेंटर पे क्या चार्ज रखा हुआ है, आपका प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। और अगर मेरा क्वेश्चन क्या है कि कोई इसमें दो केस लेते हैं। पहला केस क्या लेते हैं, एक चार्ज Q1 लेते हैं जो कि बाहर रखा हुआ r डिस्टेंस पे, r आपका एक वेरिएबल है, आपका r एक वेरिएबल है, ठीक है। तो r डिस्टेंस पे Q1 रखा हुआ चार्ज। तो अब Q1 का साइन है उस पर हम बात नहीं कर रहे, Q1 का साइन क्या है छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको ज्यादा सोचना है तो आप Q1 के साइन को प्लस माइनस मान सकते हो, Q1 के साइन को आप अपना प्लस माइनस मान सकते हो, ठीक है। तो ऐसा टेम्प्ट करता है कि अगर आपसे कोई बोलेगा नहीं कि यहाँ पे चलो -Q1 रख देते हैं, आपको लगता है कि अरे -Q1 तो -Q उसके पास में है, इसको रिपल्सन मिलना चाहिए, ये रिपल कर जाएगा, आपको ऐसा फील होगा। सिमिलरली अगर बोलते हैं कि +Q1 होगा तो +Q1 चूंकि -Q के पास में है, उसको अट्रैक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। एक Q1 जो है इसको +Q1 को अट्रैक्शन मिलेगा, -Q1 को रिपल्सन मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं कि आपका जो सोचना है वो गलत है, आपको सोचना ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे होता क्या है ना कि आपको क्या सिखाया अभी तक हम, कि आप जब भी बाहर का चार्ज होता है तो बाहर के चार्ज का साइन से कोई मतलब है नहीं। बाहर वाले चार्ज के लिए आप स्फेरिकल चार्ज को कहाँ रख सकते हो, सेंटर पर रख सकते हो। तो -Q को आप सेंटर पे प्लेस कर दो ना, तो -Q को जब सेंटर पे प्लेस करोगे इस चार्ज को, तो आपको नेट चार्ज कितना दिखेगा,
नेट चार्ज दिख रहा है 0, इस Q1 चार्ज को नेट फोर्स कितना फील करेगा, इस पे नेट फोर्स होगा, इस Q1 पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी Q1 पे कोई फोर्स आपको फील नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट मेरा ये आपको समझना है कि Q1 पे आपको नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, यानी Q1 पे कोई फोर्स नहीं होगा। अब इसका नेट फोर्स 0 क्यों है, तो ये सेंटर पर रख के मानना है, एक मतलब ये आपको मैं पीछे समझा दिया था, लेकिन इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ध्यान देना वो कह रहा है, तो यहाँ देखो क्या बोलना चाह रहा है आपको कि नेट फोर्स 0 क्यों आखिर, तो नेट फोर्स 0 इसलिए है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि Q1 यहाँ प्लेस किया हुआ था और Q1 का साइन कुछ अगर मान लेते हैं कि अभी के लिए मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, अभी के लिए मान लेते हैं कि पॉजिटिव Q1, ठीक है, Q1 का साइन पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ पे Q रखा हुआ था प्लस Q, और बाहर में क्या रखा हुआ था, माइनस Q रखा हुआ था। डिस्टेंस हम R मान रहे थे, डिस्टेंस हम R मान रहे हैं, तो बाहर में माइनस Q है। अब ध्यान देना, तो अगर इस प्लस ये जो सेंटर पर रखा चार्ज है उससे डिस्टेंस क्या है, R है, तो ये प्लस Q1 को रिपेल करेगा, इसके ऊपर एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा। उस रिपल्सन फोर्स का जो वैल्यू होगा उसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, K Q1 बाई R स्क्वायर। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट जो सेंटर पर रखा हुआ है एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा Q1 पे। सिमिलरली अगर बात करते हैं हम, सिमिलरली हम बात करते हैं किसका, माइनस Q का, तो माइनस Q जो है, माइनस Q है, उसको भी आप बाहर उसके लिए Q1 बाहर है, उसको सेंटर पर रख के जब वैल्यू निकालोगे तो उसका वैल्यू भी सेम आएगा, बट चूंकि माइनस Q है तो क्या होगा, अट्रैक्शन करेगा, तो माइनस Q के कारण आपको एक अट्रैक्शन फोर्स फील होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स फील होगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा K Q1 बाई R स्क्वायर। तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम में नेट फोर्स 0, आपका जो Q1 था ऊपर में, इसमें नेट फोर्स 0 क्यों फील हो रहा है, तो सेंटर पर रखे चार्ज 0 नहीं हो रहा है आपको, ऐसा यहाँ पे मैंने बोला ना कि माइनस Q कवर होता है सेंटर पे, जब सेंटर पर रखा हो तो उसका चार्ज नेट चार्ज 0 दिखेगा आपको, तो एक्चुअली नेट चार्ज 0 नहीं हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि प्लस Q जितने फोर्स से रिपेल करा सिस्टम को, उतने ही फोर्स से आपका जो माइनस Q उसको अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस Q उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इस रीजन से, इसके कारण इस पे जो Q1 पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये आपका लॉजिक होता है, ये आपका लॉजिक होता है। ठीक है, अब ध्यान दें, कभी कभी इसको कुछ लोग ऐसा बोलता है, कभी कुछ लोग क्या बोलेगा, जैसे ऊपर वाला केस हम जूम करते हैं, तो ऊपर वाले केस में एक टर्म यूज करता है शिल्डिंग, केमिस्ट्री में इसको बहुत आप सुनोगे, शिल्डिंग। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग चीजों को समझेंगे भी और सीखेंगे भी, दोनों काम करेंगे। तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जगह पे यूज करो, शिल्डिंग वर्ड यूज करोगे। ठीक है, तो शिल्डिंग जो वर्ड है ना, शिल्डिंग वर्ड लिया गया था कब, जब पहले जब बहुत सारा वॉर हुआ करता था। ठीक है, तो वॉर में लोग क्या करते थे, शील्ड लेके जाया करते थे ताकि खुद को बचा सके। तो शिल्डिंग वर्ड का मतलब वहीं से है कि मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना या बचाना। तो वहां सब अगर समझोगे तो जो प्लस Q है और माइनस Q आपको दिख रहा है सिस्टम में, तो आपको कुछ लोग ऐसा बोलेगा ना कि प्लस Q का फोर्स है, प्लस Q इस Q1 पे एक फोर्स लगाएगा जिसको माइनस Q शील्ड कर दे रहा है, माइनस Q उसको शील्ड कर रहा है। तो ऐसा आपको फील होगा कि माइनस Q तो उसको सराउंड करके रखा हुआ है, उसको उसके लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया, उसके लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर चुका है। तो जो बाउंड्री क्रिएट कर दिया है, तो प्लस Q का जो फोर्स है उसको माइनस Q शील्ड कर दिया एक बाउंड्री बना के। ठीक है, तो ऐसा बोला रहा है कि जैसे वॉर में क्या होता था, जब लोग लड़ाई लड़ने जाते थे तो अपने साथ शील्ड लेके जाते थे, तो शील्ड एक बाउंड्री की तरह काम करता था, जो उनको बचाता था। ठीक है, तो शील्ड का मतलब एक बाउंड्री। तो यहाँ भी लग रहा है कि प्लस Q के बाहर में एक माइनस Q का बाउंड्री बन गया है, जो प्लस Q का फोर्स को बाहर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, बट ये फंडामेंटली रॉन्ग है, ये फंडामेंटली रॉन्ग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी फोर्स फील्ड टाइप हो, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स फील्ड हो, आप लोग 3 फोर्स फील्ड आप लोग रियल लाइफ में फील करते हो, क्या क्या, ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड आप फील करते हो, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड आप फील करते हो, और आप फील क्या करते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड को आप फील कर सकते हो, इन चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को फील कर सकते हो। तो किसी फोर्स टाइप को आप बाउंड्री बना के नहीं रोक पाओगे, सिंपल सा बात है ना, कि अगर मान लेते हैं कि हम एक घर में रह रहे हैं, तो घर में एक बाउंड्री बना हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि अर्थ हमको अट्रैक्ट करना बंद कर चुका है, नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सिमिलर बात करते हैं हम लोग कि एक मैग्नेट ले लो और दो मैग्नेट के बीच में एक पेपर रख दो, तभी देखोगे कि मैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स आपस में काम कर रहा है, यानी बाउंड्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
बाउंड्री से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स टाइप में। तो एक फिजिकल बाउंड्री क्रिएट करके आप फोर्स को जीरो नहीं कर सकते हो। तो शिल्डिंग जो है एक मिसलीडिंग टर्म है, ये हमको मिसलीड करता है चीजों के लिए, बट चूंकि बुक्स में है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या समझोगे, शिल्डिंग का एक्चुअल मतलब अपने लिए क्या है, जब भी हम किसी फोर्स फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो शिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आपका जितने फोर्स से प्लस क्यू उसको रिपेल कर रहा है, उतने ही फोर्स से माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, ताकि नेट फोर्स क्या होगा, बैलेंस कर जाएगा। तो हमारे लिए जो होगा, हमारे लिए शिल्डिंग का मतलब क्या होगा, नेट फोर्स बैलेंसिंग, ठीक है। तो शिल्डिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो शिल्डिंग का एक्चुअल जो मतलब होता है, ठीक है, शिल्डिंग का एक्चुअल मतलब क्या होगा, तो शिल्डिंग का एक्चुअल मतलब होता है फोर्स बैलेंस। एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, चलो, तो आप फोर्स को बैलेंस कर रहे हो, फोर्स बैलेंसिंग, तो आप फोर्स को बैलेंस करना सीख रहे हो, ठीक है। ये होता है आपका शिल्डिंग का एक्चुअल मतलब, ठीक। तो इसमें क्या है, ये आपका सिस्टम में इस तरह से आप सोच सकते हैं। अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये सारा का सारा पढ़ोगे, ये सारा का सारा पढ़ने वाले हो कहाँ पे, फ्री से पढ़ने वाले हो, कब पढ़ोगे, क्लासरूम में। क्लासरूम का जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हाँ आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसको मैं पहले से आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में इससे आपको समझाने में काफी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ने का लॉजिक क्या है, तो समझो यहाँ पे ध्यान से। पढ़ने का लॉजिक है, चलो, कि ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आपके पास क्या होता है, अच्छा इस पे देखो, इसको हम लोग समझाएंगे, पहले से कुछ अप्लाई करना सीखते हैं कि आप अप्लाई कर पा कि नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन अगर देते हैं तो ध्यान देना, हमारा एक यहाँ आपके सेंटर पे अगर रखा हुआ 5Q रखा हुआ है, ठीक है, और 5Q नहीं एक, अच्छा ठीक है चलो 5Q लेते हैं क्वेश्चन, और बाहर में रखा हुआ है -3Q, और यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज का टाइप क्या है, यानी साइन क्या है, छोड़ दो उसको, उससे मतलब नहीं है। हमको बस ये बताना है कि Q1 चार्ज नेट कितने फोर्स को फील करेगा, नेट कितने फोर्स को फील करेगा, यहाँ पे +5Q है और यहाँ -3Q है, तो कितने चार्ज का फोर्स को नेट फील करेगा। तो आपको पता है कि आप बाहर वाले चार्ज के लिए आप Q1 पे नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, ये -3Q को आप सेंटर पर रखा मान सकते हो, सेंटर पर रखे हुए, तो Q1 चार्ज को नेट कितना फोर्स फील होगा, तो Q1 चार्ज का नेट फोर्स जो फील होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q1 चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स +5Q है और -3Q सेंटर पर दो, क्या होगा, तो फोर्स फील्ड, बात करते हैं फोर्स फील्ड ऑफ 2Q, तो 2Q चार्ज का फोर्स फील्ड को फील करेगा, +2Q चार्ज का फोर्स फील्ड को फील करने वाला है। आप जब रखोगे तो नेट चार्ज कितना देगा, +2Q आएगा, उसके फोर्स फील्ड को फील करेगा। अगर मान लेते हैं कि Q1 चार्ज यहाँ रखा हुआ है, Q1 चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, सॉरी -3Q को अंदर रखा हुआ है, तो अब बोलेंगे इस Q1 पे कितना फोर्स फील होगा, तो ये कितने चार्ज का फोर्स फील्ड इसको डिस्टर्ब करेगा, इसमें जो फोर्स फील्ड का जो वैल्यू रहेगा वो कितने चार्ज का होगा, वो होगा 5Q का, +5Q का, क्योंकि आपको पता है कि जब आप हॉलोस्फीयर के अंदर वाले पोर्शन में आ जाते हो, तो जो हॉलोस्फीयर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका फोर्स उसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो बस उसको डिस्टर्ब कौन करेगा, जो 5Q है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, बस वो 5Q, यानी -3Q उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, -3Q का वो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज Q1 है उस -3Q के अंदर आ चुका है, उस -3Q के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपना क्या है चलो, कि एक सेंटर पर रखा हुआ है 20Q, मान लेते हैं 20Q सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं, और हर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे कुछ चार्ज हम रख देंगे, ठीक है। तो चार्ज क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज रख दिया जाए -2Q, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रख दिया जाए -8Q, ठीक है,
यहाँ पे चार्ज रख दिया जाए माइनस, यहाँ भी रख देते हैं -8 किलो देते हैं अगर मान लेते हैं, और एक और स्फीयर रॉकर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट जो है उसके बाहर चार्ज रखा हुआ -2 क्यू रखा हुआ, -2 क्यू रखा हुआ है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज Q1 लेते हैं, एक चार्ज Q1 रहता है। ठीक, Q1 जो चार्ज है, ये Q1 चार्ज आपका बाहर रखा हुआ कहीं पे, ये केस 1 हुआ, केस हो गया फर्स्ट केस, यानी केस फर्स्ट। सिमिलरली Q1 को आप यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ पे कहीं पे, एक केस आपका सेकंड केस हो गया। सिमिलरली आप Q1 को यहाँ प्लेस कर दो कहीं पे, ये आपका थर्ड केस हो गया। अगला केस है Q1 को आप यहाँ प्लेस कर दो, ये आपका फोर्थ केस हो गया। और नेक्स्ट है आप Q1 को यहाँ प्लेस कर दो, ये आपका फिफ्थ केस हो गया। तो आपको बताना है मेरे को कि हर केस में आपका वैल्यू क्या क्या होगा, आपका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप एक मिनट सोचो, आंसर मैं करूंगा, आप बस सोच के रखो कि क्या क्या वैल्यूज होगा, ताकि जब मैं बताऊं तो आप लोग देखो कि आपका आंसर सही था कि नहीं है। बस आपको फोर्स निकालना नहीं, आपको बस यही सोचना है कि हर केस में Q1 पे कितना फोर्स, कितने चार्ज का फोर्स फील करेगा वो, कितने चार्ज का प्लस क्यू का कि माइनस क्यू का जो भी वैल्यू है, आप कितने का फोर्स फील्ड को फील करेगा, आपको बस ये सोच के रखना है। तो आप 1 मिनट का टाइम लो और इसको सोच के रखो। ठीक है, जस्ट मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, चलो आपको बस सोचो थोड़ा इस पे 1 मिनट के लिए, ध्यान देना। चलो इस पर हम लोग देखते हैं। तो Q1 चार्ज चूंकि आउटसाइड यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बाहर में है। तो केस वन में अगर आप बात करेंगे, केस वन में इस पे नेट फोर्स पे कितने का होगा, तो नेट चार्ज 0 होगा, जो इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। क्योंकि देखोगे -2Q, -8Q, -8Q, -2Q सबको सेंटर पर रख सकते हो। हम लोग क्या सीखे थे कि हॉलो चार्ज को आप सेंटर पर रख सकते हो, हॉलो चार्ज को आप सेंटर पर प्लेस कर दो, आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो अगर सारे चार्ज को आप सेंटर पर रखना स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका इस Q1 पे नेट फोर्स कितना होगा बच्चों लोग, तो इस Q1 पे नेट फोर्स होगा 0, यानी नेट जीरो चार्ज का फोर्स फील्ड को फील करेगा। आपसे मैं फोर्स का वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, आपको बस ये बताना है कि कितने चार्ज के अट्रैक्शन को या रिपल्शन को फील करने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा, इस पे नेट फोर्स फील्ड 0 चार्ज का फील करने वाला है। अगर मान लें कि Q1 को यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है, सेकंड केस, तो सेकंड केस में देखोगे तो -2Q का तो रोल खत्म हो गया ना। हम लोग क्या सीखे थे कि अगर हॉलो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके अंदर चार्ज आएगा तो उसका कोई रोल नहीं होता, तो -2Q को कोई रोल नहीं है, -2Q का कोई रोल नहीं है। तो आपके बस बचा क्या, तो बचा बस ये -8Q और -2Q, सबको सेंटर प्लेस कर दे। तो +20Q ऑलरेडी सेंटर पे था, और अब उसमें डाल क्या रहे हो, -18Q को आप ऐड किए हो, क्या हो गया, तो +2Q हुआ, तो अगर आपके पास +2Q हुआ तो +2Q का फोर्स पे फील करेगा, यानी सेकेंड केस में जो Q1 है वो +2Q का फोर्स को फील करने वाला है। अब +2Q का फोर्स फील करेगा तो क्या होगा, अब इसमें जो भी होगा, अब Q1 का साइन अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फील करेगा, और Q1 का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्सन फील करेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं केस थर्ड में यहाँ पर रखा हुआ, तो यहाँ पर जब अंदर ले लोगे तो -2Q और -8Q ये दोनों के अंदर आ चुका है, ये -2Q और -8Q का नेट फोर्स क्या होगा, उसके लिए 0 हो जाएगा। तो बचा हुआ अंदर वाला माइनस जो है, अंदर वाला कौन सा, ये -8Q और ये -2Q, इसको आप सेंटर पर रख दो। तो सेंटर पर रखा हो तो क्या होगा, +20Q सेंटर पर ऑलरेडी रखा हुआ था, और आप डालोगे -10Q को डालोगे, -10Q को आप डालोगे सेंटर पे, तो नेट रिएक्टेंट क्या होगा, तो नेट रिएक्टेंट क्या होगा, ये Q1 चार्ज कितने चार्ज को फिल करेगा, चलो तो ये फिल करेगा +10Q को फिल करने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करोगे लास्ट जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस में क्या है, -2Q, -8Q और -8Q, ये इन सब चार्ज के अंदर आ चुका है आपका Q1। तो उन सारे चार्ज का कोई फोर्स उस पर वैल्यू नहीं है, उसका कोई फोर्स का कोई मतलब नहीं बनता है। इस केस में आपका जो Q1 है, इस Q1 पे नेट फोर्स कितने चार्ज का फील करने वाला है, तो नेट चार्ज ये फील करने वाला कितने बचे लोग, तो ये फील करने वाला है, तो 20Q सेंटर पर रखा हुआ है, 20Q ऑलरेडी आपका सेंटर पर रखा हुआ है, उससे -2Q को आप डाल दो, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका, आपको फील करेगा +18Q का फोर्स पे फील करने वाला है। ठीक, जो लास्ट केस है फिफ्थ केस में सारा नेगेटिव चार्ज के अंदर आ चुका है, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज का फोर्स को फील नहीं करेगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज का फोर्स को फील नहीं करेगा। इससे बस एक ही जो होगा, जो सेंटर पर रखा हुआ +20Q, उसका फोर्स को फील करेगा, +20Q का फोर्स को
प्लस 20 क्यू का फोर्स को फिल करने वाला है, ठीक है। तो प्लस 20 क्यू का फोर्स से फिल करेगा। तो इतना आप सोच सकते हो कि हर केस में, अलग अलग केसेस में आपका चार्ज कितने चार्ज को फील कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका सारा चीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है इसके साथ ओवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इसको इसको कैसे हम लोग केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझ रहे हैं इसको केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है।